सत्ता का आतंक आतंकवादी से बड़ा होना चाहिए। अगर आप कवि नहीं होते तो क्या होते? बाबाओं ने देश को क्या दिया है तो आप क्या कहेंगे? हम चांद पे गए, फिर मंगल पे गए। आपके शब्दों में मनुष्य कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? अगर आपको कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप देश के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? पहला कदम ये कि मैं अपनी अवधि को आजीवन करूं। आपके हिसाब से पहला भ्रष्टाचार क्या रहा होगा? जब एक माँ ने अपने बेटे को अपना स्तन देने की बजाय निप्पल दी होगी रबड़ की। मुझे लगता है कि संकट पर कविता नहीं लिखी जा रही, कविता के जरिए संकट पैदा किया। हंसने के क्या फायदे हैं? हंसने के कम फायदे हैं, हंसाने के ज़्यादा फायदे। नमस्कार। कुलवृक्ष के आज के पॉडकास्ट में देश के प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी हैं। जहाँ तक हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है और सुनी जाती है, वहाँ तक यह नाम किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी कविताएं देश में सुनी जा रही हैं और हम लोग भी बचपन से सुन रहे हैं। सब लोग काफ़ी उस पर हंसते भी हैं। लेकिन आपके बारे में, आप कवि हैं, हास्य कवि हैं, यह तो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। आप अपने बारे में आप बताएं कि आप मूलतः कहाँ से हैं और आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा और कैसे आप इस क्षेत्र में पहुँचे? मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो मैं हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के गांव नांगल चौधरी में पैदा हुआ था 29 जुलाई 1945 को, आज़ादी से पहले। और मेरे ख्याल से उसी के बाद अंग्रेजों ने सोच लिया कि जब ऐसा महान व्यक्ति पैदा हुआ है तो इससे अच्छा हम छोड़ करके ही चले जाएं देश को। तो देश किसी का भी नाम ले लो, लेकिन मुख्य रूप से मेरी वजह से अंग्रेज छोड़ करके गए। सर, पूर्वज आपके, जैसा कि आपने बताया कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो इसी कड़ी में कुछ आप हमें अपने दादा परदादा के बारे में। हमारा परिवार गांव के अंदर वैद्य परिवार माना जाता था। जी। मेरे बाबा के पिता भी वैद्य थे जी। और मेरे बाबा हर 3 भाई थे, तीनों वैद्य थे। एक सूरजगढ़ जा कर के बस गए थे राजस्थान में, एक कलकत्ता बस गए थे। आयुर्वेद की उनकी कलकत्ता में 4-5 फैक्ट्रियाँ थी, कलकत्ता, पटना, संबलपुर, कई जगह। मेरे सबसे छोटे जो बाबा थे वो सूरजगढ़ बस गए। वो लकवे का इलाज करते थे आयुर्वेद से और 1 हफ्ते में लकवा ठीक कर देते थे। लकवे का इलाज? हाँ, पैरालिसिस जिसको आज की डेट में हम कहते हैं। जी। आधे शरीर का लकवा हो, कैसा भी हो, वो हफ्ते 10 दिन में ठीक कर देते थे। जी। बल्कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए धीरू भाई अंबानी ने भी उनको बुलाया था अपने यहाँ, तो उनका काफ़ी कुछ हद तक लकवा ठीक हुआ था। मेरे मामा जी की लड़की को शादी से 5 दिन पहले लकवा मार गया था आधे शरीर में। तो बाबा जी को यहाँ बुलाया तो 3 दिन में ही उन्होंने उस बच्ची को ठीक कर दिया था। और मेरे पिता भी आयुर्वेद में एमए किया था उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो यहीं दिल्ली में और गांव के अंदर हमने भी आयुर्वेद दवाई मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना खोला था। तो कविता के साथ साथ आप आयुर्वेद के कार्य क्षेत्र में आज भी कार्यरत हैं? नहीं, आज नहीं। पिता जी की डेथ से पहले ही वो बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि उसके लिए एक डिग्री की आवश्यकता होती है आयुर्वेद की। पिताजी के पास तो थी पर मेरे पास नहीं थी, तो उसको जारी रखने से कोई फ़ायदा नहीं था। जी। आपकी नज़र में परिवार क्या है? आप मेरी नज़र में परिवार वो बेहतर होता है जिसके सदस्य अपने हित की से ज़्यादा दूसरों के हित की सोचें, अपना हित सबसे बाद में आए, तो वही परिवार ठीक रहता है, वही परिवार आगे चल कर के तरक्की करता है। जी। आजकल हम देखते हैं कि हम पहले जॉइंट फैमिली का देश में कल्चर था और हम सब परिवार रहते थे, लेकिन आजकल एकल परिवार का जो है न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो रही हैं। तो परिवार को लंबे समय तक संयुक्त रहने के लिए क्या करना चाहिए? आप भाई भाई तो साथ साथ रह सकते हैं, लेकिन भाई की संतानें जो हैं वो साथ नहीं रह पाती। जी। और जिस घर के अंदर इन लॉज का इंटरफेरेंस हो जाएगा,
वो परिवार टूट करके ही रहेगा। इन पहले ससुराल का, जी जी मेरी ससुराल वाले अगर मेरे परिवार में दखल देंगे और मैं उनकी बात मानूंगा जी तो परिवार टूटेगा। मैं नहीं मानता किसी की, मैं कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ना मैं अपने बेटी के उसमें दखल देता हूँ, जी ना मैं अपने यहाँ दखल पसंद करता हूँ। इसलिए मेरी माँ है, बल्कि मैं माँ के साथ रहता हूँ, मकान माँ के नाम है और आधा मेरी पत्नी के नाम है। जी जो लोग अपने पूर्वजों की धरोहर को संजो कर नहीं रखते, उनका क्या हश्र होता है? देखिए, मुल्क नेशनलिटी से शुरू हुआ था, इंडिविजुअलिटी पर आ गए। परिवार क्या, पति पत्नी भी अलग सोचने लग गए, बच्चे अलग सोचते हैं। जी 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 वो इसलिए कि लालसाएं बढ़ती जा रही हैं लोगों की। पहले ऐसी चीज़ें आती नहीं थी जिसको पाने की लालसा हो। बहुत मैंने अपने टाइम में 5 रुपए किलो का देसी घी खरीदा है। 5 रुपए किलो? हाँ, मैंने पहली हवाई यात्रा की थी 45 रुपए की, जम्मू से श्रीनगर। 440 रुपए में दिल्ली से कलकत्ता तो काफ़ी बार गया हूँ। पर जब लग्जरीज नहीं होंगी तो आपको उसको पाने की लालसा भी नहीं होगी। नहीं होंगी, सत्य कह रहे हैं। और मैं दिल्ली जहाँ 2 महीने की छुट्टी होती थी स्कूल की, नेक्स्ट डे ही मैं गांव चला जाता था। एक खुला वातावरण था जी दिल्ली में। कटराइश्वर वन के अंदर हाँ 2 कमरों के घर में हम रहने वाले। जी वहाँ गांव में 4 चौक का हमारा मकान था, रथ भी थी, बैलगाड़ी भी थी, जी और ऊँट थे, गाय थी, भैंस थी, और काफ़ी बड़ा हवेली होती थी हमारी। अब वो नहीं रहा तो ये रहता था भाई, सुबह पहले 1-2 किलोमीटर दूर जंगल चले जाते थे। देखिए, विज्ञान ने हमें आसमान पर पहुंचाया है, ऐसी बात नहीं, चांद तक पहुंचाया है, लेकिन इंसान की सोच को पाताल तक भी पहुंचाया है। जी विज्ञान तभी तरक्की करता है जी जब तक उसमें 2/3 विज्ञान हो। 2/3? हाँ, विज्ञान का मतलब क्या है? 2/3 विज्ञान है ना उसके अंदर, जी 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 एक ही तो भी है। हाँ, जब विज्ञान में 2/3 ज्ञान होता है जी तो वो एटॉमिक एनर्जी से बिजली उत्पादन करता है, जी हवाई जहाज बनाता है, सत्य। और जब ज्ञान नहीं होता तो एटम बम बनाता है। लेकिन वो भी तो एक विज्ञान ही है। विज्ञान में ज्ञान का अगर संतुलन नहीं हो तो फिर वो एटम बम बनाएगा, यानी वो विनाश की तरफ जाएगा। विनाश की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप कवि नहीं होते तो क्या होते? तो मैं व्यापार में होता अपने पिता की, वो तो मैंने ही बंद किया था, अच्छा क्योंकि मैंने खुद 200 दवाइयाँ बनी हुई हैं। पिता नहीं थे तो कोई भी फार्मासिस्ट आयुर्वेद का जानकार रख सकता था। रख सकते थे जी। आजकल हम देख रहे हैं कि बाबाओं ने देश को बहुत दिया है। तो आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबाओं ने देश को क्या दिया है, तो आप क्या कहेंगे? जब बाबा नहीं थे तो हम धार्मिक थे, अब बाबा होने पर धर्मांध हो गए। धर्मांध, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि धर्म के जरिए हम बढ़े। जी बाद में हमने कहा नहीं, हम धर्म को बढ़ाएंगे। फिर हमने सोचा धर्म को तो बहुत बढ़ा लिए, फिर हम धर्म को बनाने लग गए। अब हम धर्म को भून करके खा रहे हैं। देखा जाए तो हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते। हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, जी ईश्वर को नहीं चाहते। ईश्वर से चाहते, ईश्वर को नहीं चाहते। हाँ, बहुत गहरी बात आपने कही है। देश के कुछ महत्वपूर्ण लोगों का आपको मैं नाम बताऊंगा और आपके विचार, आपकी टिप्पणी उस पर हम चाहेंगे। पहला नाम है मोहन भागवत। मोहन भागवत जी जो हैं वो हिंदुओं के प्रति काफ़ी कुछ है, जी पर मेरा मानना है कि हर व्यक्ति, जो बड़ा व्यक्ति है, उसको अपना आकाश बड़ा करना चाहिए। हिंदू होना
छोटा आकाश है, भारतीय होना बड़ा आकाश है। बड़ा आकाश। जी। नरेंद्र मोदी? वही बात उनके साथ है। नरेंद्र मोदी जी की दिक्कत क्या है कि वो अपने अलावा किसी की नहीं मानते। जी। जो सोचते हैं वो समझते अल्टीमेट है। जी। जबकि मंत्रिमंडल के लोग होते हैं जी। वो सहयोगी होते हैं, गुलाम नहीं होते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। तो उनको सहयोग रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर ढंग से पार्टी चल सकती थी। जी। योगी आदित्यनाथ? वो एक मेरा मानना है कि राजधर्म ये कहता है सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन धर्म की दृष्टि से आप देखते हो तो राजधर्म नहीं है। जी। राहुल गांधी? राहुल गांधी को पहले मैं समझता था, जो उसमें चेतना जगी है वो 4000 किलोमीटर की जो उन्होंने यात्रा की है और आम आदमी से जब मिले हैं जी। तो उन्हें ज़मीनी हकीकत पता लगी है और उसके बाद उनके बोलने में और सोचने में बहुत बड़ा सुधार आया और कांग्रेस को कमबैक करने में जी। उनका बहुत बड़ा योगदान है। अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ कि वो सबकी आंखों में खटकता है। इसलिए खटकता है कि सब विरोध करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आदमी एक बार तो अपनी वजह से बन जाए, लेकिन जब दोबारा बनता है या तिबारा बनता है जी। तो ये नहीं कह सकते कि आप वैसे ही बन गए। जब उसका काम दिखता है, उसके स्कूल का काम बहुत बड़ा काम किया उसने, हॉस्पिटल का बहुत बड़ा काम जी, किया। बिल्कुल सत्य। जब एक आदमी गरीब आदमी को या किसी को भी 3-4 हज़ार रुपये महीने की बचत हो जाए, जी। और सबसे बड़ा जो उनका काम है जो मिनिमम वेज जो उन्होंने की है, जो कि 8-10 हज़ार रुपये यूपी में मिलती है, जी। यहाँ 22-23 हज़ार एक मजदूर को मिल जाती है। तो एक दिल्ली बहुत, में? हाँ, तो वो मिनिमम वेज उसने फिक्स कर दी जितने भी हैं। तो आज ये देखिए 8-9 हज़ार कोई गाज़ियाबाद में ले रहा है और यहाँ पर दिल्ली में उसको 20-22 हज़ार रुपया मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। उसका जीवन स्तर एक रईस का ही क्यों अच्छा हो, गरीब का भी अच्छा, गरीब का आम भी आदमी अच्छा, का भी आम अच्छा। आदमी का भी अच्छा होना चाहिए। जी। असुद्दीन ओवैसी? असुद्दीन ओवैसी जो है बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है जी। और मुसलमानों का वो बनना चाहते हैं लीडर, जी। पर बन नहीं पाएंगे क्योंकि उसकी वजह एक ही है, लोग ये समझते हैं कि ऊपर से ही वो बोलते हैं, अंदर से किसी और के साथ है। भगवत मान? भगवत मान ने मेरे साथ कई कार्यक्रम किए हैं, जी। हास्य के कई प्रोग्राम में हम लोग साथ रहे। जी। वो तो उसका पता तो जब दूसरा चुनाव होगा तब पता लगेगा, पर वो एक कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरह से जो पंजाब गढ़ हो गया था नशा का, जी। जी। ड्रग्स का। उस पर वो काबू पा ले तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम मुल्क में हो जाएगा, क्योंकि बॉर्डर स्टेट्स है जी। और उस पर निगरानी बहुत ज़्यादा रखनी जरूरी होती है आदमी को। जी। आपके शब्दों में हास्य क्या है? मेरे शब्दों में ये है, मैं एक ही वाक्य कहता हूँ, हास्य और व्यंग में क्या फ़र्क है? व्यंग सोचने पर विवश करता है आपको जी। और हास्य सोचने से मुक्त करता है। तन मुक्त कर देता है हास्य लिखना बड़ा कठिन, और व्यंग लिखना आसान। आसान। हालांकि लोग कहते हैं बहुत बढ़िया है, आप में व्यंग नहीं, गलत चीज़ है। शुद्ध हास्य लिखना सबसे कठिन काम। लोग हास्य और उपहास का अंतर भूल गए, लोग उपहास ज़्यादा करते हैं, उसको हास्य नहीं कह सकते, जी। और हास्यास्पद कर देते हैं हास्य को। फिर अट्टहास होता है एक, जी। वो तब होता है किसी को पीड़ा दे करके जो आपको सुख मिलता है उसे अट्टहास करते हैं। जी। आपने देखो रामायण में रावण लिखा है तुलसी ने भी,
जी। रावण जब सीता का अपहरण करके निकलता है तो अट्टहास करता हुआ जाता है। हंसता नहीं, अट्टहास करता है। अट्टहास करता है। अट्टहास मतलब दूसरे को पीड़ा देखकर जो आपको सुख मिलता हो, उसको अट्टहास कहे। उसको अट्टहास कहते हैं। हंसने के क्या फायदे हैं? हंसने के कम फायदे, हंसाने के ज़्यादा फायदे। जैसे? हंसते हैं तो आप कई बार ये देखते हैं, ये नहीं देखते कि किसी के आंसुओं की कीमत पर आप हंस रहे हैं। जी। हंसी वो शुद्ध होती है जो कि दूसरे को भी सुख दे करके आपको मिले। जी। तो हंसाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जी। हंसते तो सब है, ये तो व्यक्तिगत आपकी सोच है, आपकी व्यक्तिगत है मैं हंसूं। लेकिन किसी को दौड़ करके आप ये तो देख लेना कोई कुचल तो नहीं रहा इसके जरिए। अब मनुष्य आजकल बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। हम चांद पे गए, फिर मंगल पे गए। आपके शब्दों में मनुष्य कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? ऊंचाई कितनी भी हो, यह निर्णय कर लेना चाहिए कि आपके पांव जमीन पर टिके हुए हैं कि नहीं। ज़मीन से पैर आपके अलग हो गए तो उस ऊंचाई का कोई फायदा नहीं है। गिरोगे तो पता ही नहीं लगेगा आप कहाँ थे। आपके जीवन का सबसे यादगार पल जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? मेरे जीवन का सबसे यादगार पल वो है जिस दिन मैं पैदा हुआ था। तो आपको कैसे याद है वो? अब अभी तो ज़िंदगी भर यही याद रहता है ना। गुजरात में अभी 250 लोग जो है मोतियाबिंद के लिए एक हॉस्पिटल में भर्ती हुए और उनको सुबह बीजेपी की सदस्यता दिलवा दी गई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज़ आप मन से स्वीकार कर रहे हैं कि जबरन स्वीकार किया जा रहा है। जी। वो थोड़ी है कि अगर आप ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, लोग ये करते हैं, मैं आपके धर्म में आना चाहूँ वो अलग बात है। जी। आपको मेरे धर्म में आना पड़ेगा वो अलग बात है। जी। तो वो एक अभी भी है, जैसे एक विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे में चले जाता है, कुछ लालच में चला जाता है, कुछ उससे चला जाता है। जब वो पहली पार्टी का सगा नहीं रहता, दूसरी का कहाँ सगा रहेगा। दूसरा बड़ा लालच देगा फिर वापिस हो लेगा। होना ये चाहिए कि जो भी व्यक्ति पार्टी बदले जी। वो दोबारा चुनाव लड़कर ही पार्टी बदल सकता है, वैसे नहीं अलाउ करना चाहिए। ये नियम आना चाहिए। ये नियम आना चाहिए। जी। और जो भी पार्टी घोषणा पत्र देती है और उस पर कायम नहीं रहती तो उस पार्टी पर एफआईआर होनी चाहिए कि उसने हमारे साथ धोखा किया है। और वो कौन करेगा? जनता कर सकती है कि मैंने तो ये आपने ये वादा किया था कि हम ये करेंगे, आपने नहीं किया, आपने मेरे धोखा किया। जी। तो इसलिए आदमी घोषणा पत्र सोच समझ करके बोलेगा, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। पार्टी के उस पार्टी के ऊपर बैन लगना चाहिए। जी। जो दुनिया भर के तो हमें वादे कर देते हैं, बाद में उस पर पूरा नहीं होता। पूरा नहीं करते। तब वादे वही किए जाएंगे जो आदमी पूरा कर सके। जी। लॉरेंस बिश्नोई पर सरकार नकेल नहीं कस पा रही है। वो जेल में बैठे बैठे मर्डर कर रहे हैं, मतलब हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर आप सरकार में होते तो कैसे नकेल कसते? मेरा मानना है कि सत्ता का आतंक आतंकवादी से बड़ा होना चाहिए। जी। जिस दिन सत्ता का आतंक आतंकवादी से बड़ा नहीं होगा, आतंकवाद पनपेगा। आपके हिसाब से पहला भ्रष्टाचार क्या रहा होगा? पहला भ्रष्टाचार वो रहा होगा जब एक माँ ने अपने बेटे को अपना स्तन देने की बजाय निप्पल दी होगी रबड़ की। ये भ्रष्टाचार में कैसे आएगा? क्यों? आप उस छोटे से बच्चे को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी। जो दूध समझकर उस निप्पल को पी रहा है। तो ये भ्रष्टाचार हो गया। आपके हिसाब से पत्नी ज़्यादा बलवान होता है या पति? पत्नी ज़्यादा बलवान होती है। तो आपको पति को तो सिर्फ कमा कर लाना होता है, जी। उस कमाई को पूरे परिवार को चलाने का काम पत्नी का होता है। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। और जहाँ दोनों काम करने लग जाते हैं तो उसमें फिर टूटन की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। जी। अगर आपको बाबा बनने का मौका मिले तो आप कौन सा बाबा बनना पसंद करेंगे? बाबा बनना पसंद ही नहीं करूँगा।
और पसंद करूँगा तो ओशो जैसा बनना पसंद करूँगा। ओशो जैसा। आपने ओशो की बात करी। एक बार हम एक आर्किटेक्ट से मिले, उन्होंने हमें बताया, उन्होंने ओशो को देखा था। तो मेरा एक सवाल था कि ओशो किस पर्सनालिटी के थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ओशो पर्सनालिटी बियॉन्ड थे, पर्सनालिटी नहीं थे। तो आप ओशो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ओशो को कहता हूँ, ओशो सब लोग विचारधारा से जुड़ते हैं, ओशो विचार से जुड़ा था। ओशो भारतीय नहीं था, ओशो समर्थक था मानवता का। जी किसी धर्म से उसका कोई मतलब नहीं था। जी। वो जो चीज़ आदमी को धर्म में बदलती है वो उसका विरोधी था। अच्छा। वो ओशो जो है स्वीपर था, जो आपके शरीर के अंदर की गंदगी को साफ करता था, विचार की। जो आपके अंदर कीड़े भरे पड़े हैं, हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, जी। उसको साफ करने में वो काफ़ी मददगार था। अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद आदमी चुप हो जाता है, क्या कारण? क्यों? शादी से पहले घोड़ा था, बाद में वो गधा बन जाता है, इसलिए चुप हो जाता है। चुप हो जाता है। क्योंकि तब उसे जिम्मेदारियों का जो कंधा पर उसके बोझ आता है, पहले नहीं आता। नहीं आता है, सही बात है। पहले वो फर्श था जिस पर पिता माता जो थे उसे आश्रय देते थे। जी शादी होते उसे छत बनना पड़ता है, जी। और अपने बच्चों का, बीबी का और पूरे परिवार का देखभाल देखभाल करनी करना पड़ती है। पड़ता है जी। शादी के बाद आपको क्या लगता है कौन खर्चीला होता है, हस्बैंड या वाइफ? खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, पर खर्चीला, खर्च किस तरह? खर्च करना, कमाना बड़ा आसान है, खर्च करना बड़ा कठिन है। इसलिए कठिन है कि वो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा। जी। मैं आज भी महिलाएं कहीं पार्टी में जाती हैं, वार्डरोब खोलती हैं, साड़ी, नहीं ये ठीक नहीं रहेगी, जी ठीक नहीं रहेगी। 1 महीने पहले ही तो तुमने खरीदी थी। जी। अपने ही चैन को आप लोग नकारने लग जाते हैं। अच्छा। मैं आज तक मैंने कभी कोई कपड़ा ऐसा नहीं पहना कि जो जिसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसे, ब्रांडेड। अच्छा, ब्रांडेड। हाँ, एक तो विज्ञापन, हाँ एक तो उसका भी पैसे ज़्यादा दो, और दूसरे उसका विज्ञापन भी करो। जी। ये कहाँ से न्याय संगत है? नहीं, वो तो विज्ञापन के बाद ही ब्रांड बनता है ना। हाँ हाँ, तो मैं विज्ञापन करूँ, मुझे पैसा मिलना चाहिए ना उसका। अच्छा, कि मैंने इस ब्रांड के कपड़े पहने हैं। हाँ, जबकि उसके ज़्यादा देने पड़ते हैं मुझे। तो मैं मूर्ख आदमी हूँ जो उस तेरा विज्ञापन भी करूँ और पैसे भी ज़्यादा दूँ। सही बात। सर, बेलन जो है रोटी बेलने के काम आता है, उसके अलावा कोई और भी काम है उसका? जो सर्वोत्तम काम है वो रोटी बेलने का ही होता है। उसके अलावा जो उसका उपयोग होता है तो हो सकता है सही भी होता है, लेकिन उसे दुरुपयोग ही कहा जाएगा, जिसके लिए वो नहीं बना। जी। अगर आपका पेट बोल सकता तो खाने के बाद क्या बोलता? यही बोलता, भैया ज़रूरत जितनी है उससे 1 रोटी कम खाओ, ताकि उसके लिए रोटी बच सके जिसके पास 1 रोटी भी खाने को नहीं हो। ओलंपिक में अगर सोने की नींद की अगर प्रतियोगिता हो जाए, आपको क्या लगता है आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो फर्स्ट आ सकता है? पूरा देश इतने साल से सो ही रहा है, पूरा देश सो रहा है। जी, तो ये सब फर्स्ट आ जाएंगे। ये सब फर्स्ट आएंगे, ये जग जाए ना। जी। जो हमारे बाद मुल्क आज़ाद हुए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। दुबई देख लो, जी। हैं, कहाँ से कहाँ पहुँचा है, और हम पीछे की ओर जा रहे हैं। जी। हम सब ये कहते हैं पीछे, हमारी तरक्की के लिए, गर्व घमंड करने के लिए हमें पीछे देखना पड़ता है। हमारे यहाँ राम थे, हमारे यहाँ कृष्ण थे, हमारे बुद्ध थे, हमारे यहाँ महावीर थे। आप क्या हो कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारा नाम ले सके? क्योंकि हम तो वही 1000 साल पहले जो थे वही बात करते हैं। हाँ, तो क्यों करते हैं हम बात?
हम अभी भी पतंग उड़ा रहे हैं। उन्होंने पतंग उड़ती देख करके हवाई जहाज बनाने की सोची। क्या होता अगर सोशल मीडिया पर कुत्ते भी अपना स्टेटस डाल पाते हैं? तो आदमी कुत्ते बनकर डाल ही रहे हैं ना। क्यों ऐसा लगता है आपको कि सबसे जरूरी काम बिस्तर पर ही याद आता है? ऐसा उनको याद आता है जो कि दिन में कुछ नहीं करते, इसलिए वो रात को बिस्तर पर याद करते हैं उस काम को। जी। अगर सब्जियों में भी पर्सनालिटी होती तो सबसे ज़्यादा नखरे कौन सी सब्जी करती? सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आलू करता, कि मैं नहीं होता तो इनका गुजारा ही नहीं, सब चीज़ में मिल जाता हूँ। जी। आलू कितनी सब्जियों में मिल जाता है। हाँ, समोसा बिना आलू के बन नहीं सकता है, पराठा बन नहीं सकता है। आलू का पराठा है, आलू गोभी है, आलू मटर है, आलू ये है, किसी भी चीज़ में आलू को मिला सकते हो। जी। सर, अगर आप पेंसिल होते तो कितने शार्प होते? कितने शार्प होते आप? एक तो फायदा होता, कुछ भी गलत लिखते तो शार्पनर रबड़ बैंड से उसको मिटा सकते थे। जी। हम अपनी गलती को तुरंत सुधार सकते थे पेंसिल होते। अगर पेन होते तो नहीं सुधार सकते, जी। पता लग जाएगा कि यहाँ कांटा लगा है। 70 सालों में कहा जाता है, नेता कहते हैं आजकल कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया क्या किया है। कौन कहते हैं? बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या किया? 70 सालों में वो 3 साल तो मोदी के जोड़ लेते हैं। नहीं, ये पहले 60 साल हुआ करता था, अब 70 साल हो गया। आप जब कह रहे हैं 70 साल, जी। तो 2014 में तो मोदी आए थे, जी। 70 तो 2017 में आते हैं। जी। 3 साल मोदी के जोड़ लिए, जी। फिर वाजपेयी जी के जोड़ लिए, जी। फिर जिन जिन सत्ता में भाजपा रही साथ में उसको भी जोड़ लिए, जी। तो कांग्रेस कितनी बची? जिंदगी में हर पार्टी ने जो भी आया उसने कुछ ना कुछ किया है। जी। किसी के किए को नकारना एक बहुत गलत है। आप अपनी लकीर बड़ी खींचो, किसने गलत क्या किया इससे कोई मतलब नहीं होता। जी। हर एक व्यक्ति का, हर एक प्रधानमंत्री का कोई ना कोई योगदान रहा है मुल्क के अंदर, जी। उसको नकारना नहीं चाहिए। जब आप नकारोगे तो आने वाला जो प्रधानमंत्री है वो आपको नकारेगा। अगर आपको कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप देश के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? पहला कदम ये कि मैं अपनी अवधि को आजीवन करूँगा। अपनी? प्रधानमंत्री की अवधि को आजीवन होगी, वो पहला काम ही ये करूँ कि उसके बाद मेरे मरने के बाद ही दूसरा बनेगा और कोई नहीं बन सकता। सर, बहुत गहरी बहुत गहरी बात है आप। सर, हमारे तो सवाल ही टिक नहीं पाते हम सर। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आप बताना चाहें मैं उस पर सवाल कर सकूं। मैं सवाल आप कर सकते, मैं तो जवाब देना जानता हूँ, सवाल करना नहीं। जी। हम बात करेंगे आज लिखने के ऊपर, पढ़ने के ऊपर। ये कुछ समय से जब से सोशल मीडिया का बोलबाला हुआ है तो हम देख रहे हैं कि लोग किताबें पढ़ने की बजाय व्हाट्सएप पर जो कंटेंट आ रहे हैं, यूट्यूब पर जो कंटेंट आ रहे हैं, उसको पढ़ के अपना ज्ञान दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कितना चिंताजनक है और इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? सोशल मीडिया के साथ सबसे नुकसान जो है युवा पीढ़ी को हो रहा है। जी। यौन शिक्षा नहीं देती, यौन को सिखाती है। जी। उससे बहुत बर्बादी हो रही है। हर एक आदमी का भारत में मैं समझता हूँ 2.5-3 घंटे एक टाइम बर्बाद होता है, जी। जो बहुत ज़रूरी टाइम है उसको सोशल मीडिया बर्बाद करता है। जी। आप बाथरूम में चले जाओ, मोबाइल खोल लो तो आपको कब्ज की शिकायत हो जाएगी। आप अखबार ले जाओ बाथरूम में, जी। आपको कब्ज हो जाएगी। तो नुकसान बहुत हुआ है इसमें। होना ही चाहिए मोबाइल सिर्फ मैसेज डालने के लिए और सुनने और करने के लिए होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। उससे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होगा मुल्क के अंदर। जी। कल ही मुझे दिखाया किसी ने, मेरे कोई गीत की पंक्ति थी वो डाली उसने, और उसने 3 धुन बना करके मुझे भेजी थी। 3 धुन बना के? हाँ,
म्यूजिक के साथ। उसने म्यूजिक भी डाल दिया इसमें, ये इस्तेमाल करना म्यूजिक, जी। बांसुरी, वायलिन, ये वो, उसका इस्तेमाल करके उसने 3 धुन मुझे बनाई। तो जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जितने भी इसका काम करते हैं, वो तो सब बेरोजगार हो जाएंगे। जी सर, कविता पाठ को लेकर आप जो वर्तमान में कवि हैं, इनके सामने किस जो है आप चुनौतियों को देख रहे हैं और ये भविष्य में किस ओर जाती दिख रही है? मुझे लगता है कि संकट पर कविता नहीं लिखी जा रही, कविता के जरिए संकट पैदा किया जा रहा है। संकट पे कविता नहीं लिखी जा रही, कविता के जरिए संकट पैदा किया जा रहा है। गंदगी पर लेखनी चाहिए, लेकिन चलनी चाहिए, लेखनी से गंदगी नहीं निकलनी चाहिए। नहीं निकलनी चाहिए, सही है। सर, पहली कविता पाठ आपने कब और कौन सी उम्र में करी? पहला मंच कौन सा रहा आपका? मुझे आज तक ध्यान में, अतीत में नहीं झांकता। नपुंसक कौमें पीछे की ओर देखती हैं, बहादुर कौमें आगे की तरफ देखती। फिर भी बचपन की कोई याद आपकी कविता जो आपने पहली बार, इस तरफ खिंचाव कैसे हो गया आपका कि आप हाथ से हमारे दोस्त थे कुछ 5-7 लोग जी, जो दिन भर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते थे। तो श्री राम कॉलेज में मैं पढ़ता था जी। तो सातों के सातों 1 साल फेल हुए। कॉलेज जाते थे, क्लास में नहीं जाते थे। सातों के सातों एक साथ फेल हो गए? आप उस सातों में एक पास हुआ, जिसकी हमने बाद में बहुत पिटाई की। वो घर जा कर के पढ़ लेता था। जी। अब वो नहीं है सातों में से, मेरे ख्याल से एक ही बचा है और कोई नहीं है। आज के कुलवृक्ष पॉडकास्ट में चर्चा करी कवि सुरेंद्र शर्मा जी के साथ में, और इन चर्चा के दौरान हम खुद भी इनके जवाबों से हंस पड़े। हालांकि ये बहुत ही गंभीर रहते हुए भी लोगों को हंसा रहे हैं। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संस्कार, जिसकी बुनियाद में होती है परंपरा, और हम कुलवृक्ष संजोते हैं, सींचते हैं परंपरा के जड़ों को, आपके पुरखों के इतिहास को। और अगर आप अपने पूर्वजों को जानना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट www.kulvriksh.in पर, या फिर हमें कॉल कीजिए और बनाइए अपनी फैमिली ट्री।